कभी कभी ना इतिहास के बड़े बड़े मोड़ सिर्फ कुछ ही दिनों में तय हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 4 दिन का एक छोटा सा तेज संघर्ष एक पूरे रीजन के मिलिट्री बैलेंस को आने वाले कई सालों के लिए बदल कर रख दे? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते दक्षिण एशिया के स्ट्रेटेजिक नक्शे की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो चलिए इस पूरे सिनेरियो में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक घटना से। और सच कहें तो यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। अप्रैल में एक आतंकी हमला होता है और फिर मई में भारत जवाबी कार्रवाई करता है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों तक चली, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा था। ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड मिलिट्री एक्शन था। इस छोटे से संघर्ष ने पाकिस्तान की डिफेंस की तैयारियों में कई बड़ी बड़ी कमियों को सामने लाकर रख दिया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल की कमी साफ साफ नजर आई। और सबसे बड़ी बात, ये एकदम साफ हो गया कि वो भारत के एक लिमिटेड लेकिन सटीक हमले को भी रोक नहीं पाए। ये उनके लिए एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक बेइज्जती जैसी थी। और इसी स्ट्रेटेजिक झटके के जवाब में आया फीनिक्स प्रोटोकॉल। ये सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी पूरी मिलिट्री ताकत को जड़ से बदलने का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा प्लान था। ये तस्वीर इस बदलाव के स्केल को दिखाती है। ये सिर्फ पुरानी सिस्टम में सुधार करना नहीं था, नहीं, इसका मकसद था एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर आधारित मिलिट्री मशीन को खड़ा करना। तो इस पूरे बदलाव के पीछे का सिद्धांत क्या था? वो था असमित समानता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर आप नंबर्स में यानी संख्या में मुकाबला नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी में करिए। उन चुनिंदा एरिया में बेस्ट बन जाइए जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अब इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए सबसे पहला काम क्या किया गया? कमांड स्ट्रक्चर को ही बदल दिया गया। पुराने कमिटी स्टाइल सिस्टम को हटाकर एक नया पावरफुल सीडीएफ पद बनाया गया, जिसे आर्मी चीफ ही संभालेंगे। मकसद साफ था, फैसले लेने की रफ्तार को तेज करना और ज्यादा असरदार बनाना। ठीक है, कमांड स्ट्रक्चर तो नया बन गया, लेकिन एक नया कमांड स्ट्रक्चर बिना नए और मॉडर्न हथियारों के तो अधूरा है। तो अब बात करते हैं उन हथियारों की जो इस नई रणनीति की असली रीढ़ बने। इस टेबल पर नजर डालें तो जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है फतह मिसाइल परिवार, खासतौर पर फतह 5, करीब 1000 किलोमीटर की रेंज। ये पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किए बिना भारत के अंदरूनी इलाकों में मौजूद स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाने की ताकत देता है। और हवा में एक नई रेस शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन के J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने शुरू कर दिए हैं, जबकि भारत का अपना स्वदेशी AMCA अभी कई साल दूर है। इससे क्या होता है? इससे पाकिस्तान को इस इलाके में कुछ वक्त के लिए स्टेल्थ एयर पावर पर एक तरह की मोनोपोली मिल जाती है। और कहानी सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। समुद्र के नीचे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। पाकिस्तान अपनी नेवी में 8 नई हैंगोर क्लास सबमरीन शामिल कर रहा है, और इनकी खासियत है AIP टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से ये पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं, जिससे इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन सभी नई ताकतों का मकसद एक A2/AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन बनाना है। इसे आप एक अदृश्य दीवार की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जो दुश्मन को, खासकर उसके बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को, आपके समुद्री तट के पास आने से रोकती है। और इस नो गो जोन को बनाने का सबसे बड़ा हथियार वो है P282 स्मैश मिसाइल। इसे कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो भारत के नेवल डोमिनेंस को सीधा सीधा चैलेंज करती है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और जायज़ सवाल उठता है। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा हो, वो इतने बड़े और महंगे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा कहाँ से ला रहा है? तो इसका जवाब है एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक रणनीति में। देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्मार्ट 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस डील की, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया, और तीसरी तरफ अपने सदाबहार दोस्त चीन से लगातार हाईटेक हथियार लेता रहा।
ये दिखाता है कि ये बदलाव सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि कूटनीति का भी है। सऊदी अरब के साथ हुए समझौते की ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये एक रियल गेम चेंजर है जो पाकिस्तान को एक बहुत ही ताकतवर आर्थिक और रणनीतिक पार्टनर की सुरक्षा देता है। तो इन सब बदलावों का ज़मीनी हकीकत पर क्या असर हुआ? चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि फीनिक्स प्रोटोकॉल ने असल में मिलिट्री बैलेंस को कितना बदला है। अगर हम एयर पावर पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के गैप को बहुत तेजी से कम किया है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स और हवाई निगरानी के मामले में उसे एक टेम्पररी लेकिन बहुत ही जरूरी बढ़त मिल गई है। अब नौसेना की बात करते हैं। हाँ, भारत के पास ज्यादा बड़े जहाज हैं, लेकिन पाकिस्तान की A2/AD स्ट्रैटेजी और AIP सबमरीन एक नया असममित खतरा पैदा करती हैं। मतलब वो कम संसाधनों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भारत के लिए समंदर पर अपना दबदबा बनाए रखना ज्यादा जोखिम भरा और मुश्किल हो जाता है। और ये जो होड़ है, ये सिर्फ हथियारों की नहीं है। अब ये एक हाई टेक जासूसी का खेल भी बन चुका है। भारत के मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव के जवाब में पाकिस्तान PNS रिजवान को ले आया है। ये समंदर में जासूसी और निगरानी के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि फीनिक्स प्रोटोकॉल के बाद भारत को जो एक तरफा पारंपरिक सैन्य बढ़त हासिल थी, वो दौर अब खत्म हो गया है। स्ट्रैटेजिक समीकरण अब पूरी तरह से और शायद हमेशा के लिए बदल चुका है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दोनों पक्ष इतने शक्तिशाली और टेक्नोलॉजी में इतने आगे हों, तो क्या एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे सकती है? इस नए दौर में ऐसा लगता है कि शांति और स्थिरता की डोर पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो गई है।